हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जाल प्रमेय, नेटवर्क थ्योरम्स। हमने देखा था कि विद्युत परिपथ के विश्लेषण के लिए किरचॉफ के नियमों की सहायता से हम किसी विद्युत परिपथ के किसी विद्युत अवयव में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ के नियमों की सहायता से हम किसी विद्युत परिपथ के किसी अवयव से प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन कई बार हमारे विद्युत परिपथ या जाल इतने जटिल होते हैं कि उनका विश्लेषण किरचॉफ के नियमों की सहायता से करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जालों का विश्लेषण करने के लिए जाल प्रमेयों की सहायता की जरूरत होती है। ऐसे जालों का विश्लेषण जाल प्रमेयों की सहायता से करना अति सुगम हो जाता है। जाल विश्लेषण के लिए जो जाल प्रमेय प्रतिपादित हैं वो हैं, पहला है अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। सेकंड है हमारे थेवेनिन प्रमेय। थर्ड है नॉर्टन प्रमेय। फोर्थ है पारस्परिकता या रेसिप्रोसिटी थ्योरम। फिफ्थ है संभरण या प्रतिकार प्रमेय, संभरण या प्रतिकार कंपेंसेशन थ्योरम। कभी कभी हम इसको प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी, प्रतिस्थापन प्रमेय भी बोलते हैं। हमारा 6 है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इन सभी प्रमेयों का हम अध्ययन करेंगे। अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। इस प्रमेय का कथन है कि यदि किसी रैखिक प्रतिबाधाओं युक्त जाल में 2 या 2 से अधिक जनित्र जुड़े हुए हों, रैखिक प्रतिबाधा युक्त जाल में 2 या 2 से अधिक जनित्र जुड़े हुए हों तो उसके किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उस जाल के किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होगा जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अर्थात इस प्रमेय के अनुसार रैखिक प्रतिबाधाओं युक्त जाल जिसमें 2 या 2 से अधिक जनित्र जुड़े हुए हों तो उसके किसी अवयव में प्रवाहित कुल धारा का मान उन सभी धाराओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित हो रही है, जबकि जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक परिपथ या जाल लेते हैं जिसका चित्र निम्न है। इस जाल में हम देखते हैं 2 पास हैं, पास 1 और पास 2 तथा इसमें 2 विद्युत जनित्र E1 तथा E2 जुड़े हुए हैं। माना कि पास 1 में से I1 मान की धारा दक्षिणावर्त दिशा में, पास 1 में से I1 मान की धारा दक्षिणावर्त दिशा में तथा पास 2 में I2 मान की धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इस परिपथ को किरचॉफ की नियमों की सहायता से विश्लेषण करेंगे और धारा I1 तथा I2 का मान ज्ञात करेंगे तथा इसके बाद अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार इस
परिपथ को हल करेंगे तथा धारा I1 तथा I2 का मान ज्ञात करेंगे। यदि किरचॉफ के नियम तथा अध्यारोपण प्रमेय दोनों के द्वारा समान धारा का मान आता है, I1 तथा I2 का मान अगर समान आता है तो हमारी अध्यारोपण प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। सबसे पहले हम किरचॉफ के नियमों की सहायता से इस प्रमेय को इस परिपथ का विश्लेषण कर धारा I1 तथा I2 का मान निकालेंगे। अब इसके लिए पास 1 में हम जाते हैं, जिसमें किरचॉफ बंद पास 1 में किरचॉफ का वोल्टा नियम हम दक्षिणावर्त दिशा में लगाएंगे। दक्षिणावर्त दिशा में लगाने पर हम देखते हैं हमें जो समीकरण प्राप्त होती है E1। किरचॉफ के वोल्टा नियम क्या कहता है कि किसी बंद पास में निश्चित दिशा में चलने पर कुल वोल्टताओं का बीजीय योग 0 होता है। अतः हम बंद पास 1 में दक्षिणावर्त दिशा में चलेंगे तो E1 तथा I1 Z1 चूँकि वोल्टा पतन इस दिशा में माइनस ऋणात्मक होगा तो Z1 पर वोल्टा पतन I1 Z1 तथा प्रतिबाधा Z3 की तरफ जाएं तो प्रतिबाधा Z3 में I1 तथा I2 दोनों मानों की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण 2 वोल्टा पतन होंगे। इस वजह से तथा दक्षिणावर्त दिशा में जाने पर दोनों वोल्टा पतनों का मान ऋणात्मक होगा। I1 धारा के कारण Z3 पर वोल्टा पतन I1 Z3 तथा I2 धारा के कारण Z3 पर वोल्टा पतन I2 Z3 होंगे। इस प्रकार किरचॉफ के वोल्टा नियम से सभी वोल्टताओं का बीजीय योग 0 होगा। इस समीकरण को हम रीअरेंज करेंगे तो हमें समीकरण 1 प्राप्त होती है, जो कि दिखाई गई हुई है। अब इसी प्रकार से पास 2 के लिए हम किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं। पास 2 के लिए किरचॉफ का वोल्टा नियम, इस नियम को लगाने के लिए हम वामावर्त दिशा में जाएंगे। वामावर्त दिशा में बैटरी E2 से स्टार्ट करते हैं। E2 माइनस, चूँकि धारा I2 की दिशा वामावर्त है, अतः Z2 पर वोल्टा पतन I2 Z2 होगा तथा इसका मान ऋणात्मक होगा E2 माइनस I2 Z2। इसके बाद Z3 में से सेम I1 तथा I2 दो मानों की धारा प्रवाहित हो रही है। I1 के कारण वोल्टा पतन I1 Z3 तथा I2 धारा के कारण Z3 पर वोल्टा पतन I2 Z3 होंगे। तथा दोनों के मान ऋणात्मक होंगे वामावर्त दिशा में जाने पर। इस तरीके से सभी वोल्टताओं का बीजीय योग 0 होगा और किरचॉफ के वोल्टा नियम से हमें निम्न समीकरण मिलती है। इस समीकरण को रीअरेंज करने पर हमें फाइनल समीकरण 2 मिलती है। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त होती है। चूँकि हमें धारा I1 तथा I2 का मान ज्ञात करना है, दोनों अज्ञात चर हैं समीकरणों में, तो इन दोनों को अज्ञात चरों के रूप में हमने समीकरण 1 व 2 के रूप में अरेंज किया हुआ है। अब इन समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। इन समीकरणों को हल करने पर धारा I1 का मान ये प्राप्त होता है तथा I2 का मान ये प्राप्त होता है। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 3 और 4। ये तो हमने किरचॉफ के नियमों की सहायता से इस परिपथ का विश्लेषण कर I1 तथा I2 धारा का मान ज्ञात कर लिया है। अब अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से इस परिपथ में धारा I1 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो अध्यारोपण प्रमेय को लागू करने के लिए सबसे पहले हम I1 धारा का मान ज्ञात करेंगे। यदि I1
अध्यारोपण प्रमेय से प्राप्त धारा I1 तथा किरचॉफ के नियम से प्राप्त धारा I1 दोनों का मान समान आता है तो हमारी अध्यारोपित प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। तो I1, चूंकि I1 Z1 में से प्रवाहित धारा है, तो सबसे पहले हम E1 विद्युत जनित्र E1 के कारण Z1 से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे, जबकि हम E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे, अर्थात परिपथ को लघुपतित कर देंगे। इसी प्रकार E1 को हटाकर और उसकी शून्य आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे, परिपथ को लघुपतित कर देंगे। तो E2 के कारण प्रवाहित धारा का मान, E2 के कारण Z1 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे और दोनों के कारण प्राप्त धाराओं का बीजीय योग Z1 में से कुल प्राप्त धारा होगी जो कि I1 होगी। इस तरीके से हम धारा का मान निकालेंगे। तो इसके लिए परिपथ में केवल E1 स्रोत मानने पर तथा E2 को लघुपतित शून्य आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर Z1 में से धारा का मान क्या है, I1 डैश, व E1 को लघुपतित कर स्रोत E2 के कारण Z1 में से प्रवाहित धारा I1 डबल डैश प्राप्त होती है। तो स्रोत E2 के कारण धारा I1 डबल डैश प्राप्त होती है, तो Z1 से कुल प्रवाहित धारा I1, तो Z1 से प्रवाहित धारा I1 का मान I1 डैश व I1 डबल डैश के बीजीय योग के तुल्य होना चाहिए। और चूंकि I1 डैश की दिशा और I1 डबल डैश की दिशा दोनों विपरीत दिशा में है, तो फाइनल हमारी जो धारा है Z1 में से प्रवाहित होने वाली एक समीकरण 7 के द्वारा दी गई है, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। अब हमें सबसे पहले I1 डैश का मान निकालेंगे। I1 डैश का मान निकालने के लिए हमने E2 को शून्य आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया यहाँ पर, अर्थात परिपथ को लघुपतित कर दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पर Z2 और Z3 प्रतिबाधाएं समांतर क्रम में संयोजित हैं, अतः इनकी जो परिणामी प्रतिबाधा है हम इसको हटा के इस परिपथ को हटा के इसकी परिणामी प्रतिबाधा से यहाँ पर हम इसे प्रतिस्थापित कर देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन से Z2 और Z3 का परिणामी संयोजन Z2 ओवर Z3 प्लस Z2 होगा। परिणामी प्रतिबाधा समांतर क्रम में किस तरीके से निकालते हैं, Z इक्वल्स टू 1 ओवर Z2 प्लस 1 ओवर Z3। तो Z 1 ओवर Z इक्वल्स टू क्या होगा, Z2 प्लस Z3 ओवर Z3। तो परिणामी प्रतिबाधा समांतर क्रम संयोजन से क्या आएगी, Z2 Z3 ओवर Z2 प्लस Z3। इस तरीके से ये परिणामी प्रतिबाधा हो गई। अब इस परिपथ में हम देखते हैं कि प्रतिबाधा Z1 और परिणामी प्रतिबाधा दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। E1 के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है वो दोनों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित हो रही है, अतः धारा I1 डैश का मान होगा I1 डैश इक्वल्स टू E1 कुल विभवांतर और कुल प्रतिबाधा का अनुपात। श्रेणी क्रम में चूंकि दोनों प्रतिबाधाएं जुड़ेंगी तो Z1 प्लस परिणामी प्रतिबाधा, इन दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन से कुल प्रतिबाधा ये हो गई। तो I1 डैश का मान, इसको LCM लेके सॉल्व कर लेंगे हम आगे। तो I1 डैश का मान आएगा हमारा समीकरण 5 के द्वारा जो दिखाया गया है। ये तो हो गई धारा I1 डैश का मान। अब हम
I1 डबल डैश का मान ज्ञात करेंगे। I1 डबल डैश क्या है? E1 को लघुपतित करने पर E2 के कारण Z1 से प्रवाहित धारा, Z1 से प्रवाहित धारा क्या है? I1 डबल डैश। इसके लिए अब हम ये परिपथ लेते हैं। इस परिपथ में हम देख रहे हैं हमने E2 जनित्र को मान लिया है तथा E1 को क्या कर दिया? लघुपतित, चूंकि इसकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 है। अब E2 के कारण Z2 से प्रवाहित धारा, Z2 से प्रवाहित धारा I डबल डैश है, I डबल डैश है तथा E2 के कारण Z1 से प्रवाहित धारा I1 डबल डैश है। तो अब हम देखते हैं कि इस पास में Z1 और Z3 दोनों समांतर क्रम का संयोजन है, जिसका परिणामी संयोजन क्या होगा? Z3 Z1 ओवर Z1 प्लस Z3, सेम ऊपर वाले तरीके से। इससे परिणामी प्रतिबाधा समांतर क्रम संयोजन से इस प्रकार प्राप्त हो जाती है। अब इस परिपथ में हम देखते हैं कि Z2 और समांतर क्रमों के संयोजन से जो प्राप्त कुल प्रतिबाधा है, दोनों श्रेणी क्रम में संयोजन है, जिसके कारण कुल प्रतिबाधा क्या हो जाएगी हमारी? Z2 प्लस Z3 Z1 ओवर Z1 प्लस Z3 कुल प्रतिबाधा। अतः E2 के कारण जो धारा है I डबल डैश, वो क्या होगी? कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिबाधा का अनुपात। अतः I डबल डैश का मान हो गया ये, I डबल डैश का मान हो गया ये। अब I1 डबल डैश, चूंकि I डैश यहाँ पर देखते हैं, I डैश मान की धारा समांतर Z1 और Z3 के समांतर क्रम के संयोजन में विभाजित हो रही है। अतः धारा I1 डबल डैश Z1 से प्रवाहित धारा क्या होगी? I1 डबल डैश Z1 प्लस Z3 और मल्टीप्लाइड विद Z3 इक्वल्स टू क्या होगी? इसमें हम I डबल डैश का मान यहाँ से रख देंगे, I1 डबल डैश का मान यहाँ पर रखेंगे हम, तो हमें समीकरण मिलता है ये। आगे इसका LCM लेके हम सॉल्व करेंगे और Z1 प्लस Z3, यहाँ पर Z1 और Z3 LCM लेने के कारण कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो I1 डबल डैश है वो मिलेगा E2 Z3 ओवर Z2 मल्टीप्लाइड विद Z1 प्लस Z3 प्लस Z3 Z1। तो इससे हमें I1 डबल डैश का मान प्राप्त हो जाता है। चूँकि I1 डबल डैश की धारा वामावर्त दिशा में है और I1 डैश की धारा दक्षिणावर्त दिशा में, दोनों की दिशाएं क्या है? विपरीत। अतः इनके द्वारा जो Z1 से कुल परिणामी धारा प्रवाहित होगी वो दोनों क्या होगी? विपरीत में होने के कारण एक धारा को हम ऋणात्मक लेंगे। चूँकि हम I1 डैश जो Z1 से प्रवाहित धारा है वो उसको हम दक्षिणावर्त दिशा में ले रहे हैं, इसलिए वामावर्त वाली धारा को हम ऋणात्मक कर देंगे। तो दक्षिणावर्त दिशा में Z1 से जो कुल प्रवाहित धारा है वो I1 डैश माइनस I1 डबल डैश के बराबर प्राप्त होगी। समीकरण 7। अब समीकरण 5 व 6 से समीकरण 7 में मान रख देंगे। समीकरण 5 और समीकरण 6 से हम समीकरण 7 में मान रख देंगे। समीकरण में 7 में मान रखने पर हमें धारा I1 का मान ये प्राप्त हो जाता है। अतः Z1 अध्यारोपण प्रमेय के कारण Z1 से प्रवाहित धारा I1 का मान ये प्राप्त होता है। और देखते किरचॉफ के नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ था।
किरचॉफ के नियम से हमें धारा का मान ये प्राप्त हुआ, दोनों समान है, अर्थात किरचॉफ के नियम से प्राप्त धारा और अध्यारोपण प्रमेय लागू करने पर जो प्राप्त धारा है Z1 से, दोनों का मान क्या है, समान है। अतः दोनों धाराएं एक दूसरे के तुल्य है, जिससे अध्यारोपण प्रमेय सत्यापित हो जाती है।